एक चीज़ बताओ कि लाइक वो मशीन लर्निंग की जॉब कैसे मिली आपको, क्योंकि आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो, तो गेटिंग द फर्स्ट जॉब वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर मैं बात करूं रिकर्जन की, स्पेसिफिकली डीपी ग्राफ, वो मैंने कभी टच भी नहीं किए थे। रिक्रूटर्स को पता चला कि ऐसे कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, खुद से किया मैंने। तो जब खुद से करते हो ना तो दिख जाता है वो। ऑन कैंपस था नहीं, बैंगलोर आए, जॉब सर्च की, छोटे से टियर 3 कॉलेज जिसको कहते हैं, तो वहाँ से आके वहाँ पे एक मतलब ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है आपको। फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग एक्चुअल डीएसएल को वाली चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया? तो इससे डिसाइड होता है कि आप टॉप 1% में आते हो कि नहीं। एकेडमिक से टॉप 1% डिसाइड नहीं होता। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। सर आज की वीडियो में हमारे साथ दो अमेजिंग जर्नीज़ हैं, ठीक है। एक जो जर्नी है उसमें उन्होंने पीसीबी बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था एंड करेंटली ही इज़ वर्किंग एज अ SDE3 एट वॉलमार्ट। एंड जो दूसरी जर्नी है, ही स्टार्टेड फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो काफ़ी अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो चैतन्य यार, आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो, पीसीबी बैकग्राउंड से आप SDE3 बने वॉलमार्ट में, तो वो शिफ्ट कैसे किया? मतलब पीसीबी से इंजीनियरिंग करके फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना। तो शुरुआत ये पीसीबी जर्नी जो है ना, ये भी मतलब घर वाले बोले थे कि एक घर में डॉक्टर होना चाहिए। बोलते हैं ना, घर में एक डॉक्टर होना ज़रूरी होता है। तो ये इस प्रकार वो एक्चुअली वो डिसीजन लेना हुआ था। मैंने भी खुद को अपने एनालाइज़ नहीं किया कि मैं किस में अच्छा हूँ और मुझे क्या अच्छा लगता है। तो इस दौरान जब मैं पीसीबी पढ़ रहा था, उस दौरान मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मैथ्स और फिज़िक्स के तरफ है, और मुझे कैसे भी करके उसको सुधारना है, जो मैंने डिसीजन लिया। तो इस दौरान मैंने और रिसर्च करना शुरू किया कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, या तो कैसे इसको ठीक करा जाए, जो इरादा मैंने लिया हो या किसी और से लिया हो, बट उसको तब ठीक करना होगा। तो उस दौरान मुझे पता चला कि बैचलर बीटेक देते हैं बायो साइंसेस में, बायो रिलेटेड ग्रुप्स में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, और शुरुआत मैंने वहाँ से कर दी। अब राज, आपको इंट्रोड्यूस करोगे? सो लगभग 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। स्टार्टेड विथ HP। ऑन कैंपस था नहीं, बैंगलोर आए, जॉब सर्च की, HP में मिला। वहाँ से मतलब माइक्रोसॉफ्ट जाना, सब बोलते हैं कि ड्रीम कंपनी है, बट मेरे लिए वो ड्रीम कंपनी मतलब ड्रीम भी उस लेवल का नहीं होता था उस टाइम पे। सो वहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके 10 साल में हाँ यहाँ तक पहुँचे। तो इट्स अमेजिंग जर्नी। मतलब स्टार्ट किया था HP से, देन वेंट टू नोकिया, थोड़ा सा एक स्टेप लिया, देन वहाँ पे थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट, थोड़ा सा वर्क कल्चर एक अलग मिला। वेंट टू सिमेंटेक, वहाँ पे थोड़ा और अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जहाँ से लगा कि नहीं मतलब कुछ और अच्छा कर सकते हैं, हम यहाँ के लिए नहीं हैं। VMware में गए, ग्रेट कंपनी, मतलब वहाँ जाके काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिला। काम, जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो आपका सराउंडिंग माहौल एक अलग ही होता है। तो वहाँ से लगा कि नहीं, अब सपना देख सकते हैं और ऊपर का, तो वाई नॉट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक। सो वहाँ से देखना शुरू किया, लगा कि करना चाहिए, और तब एक प्लान प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई, और वहाँ से फिर माइक्रोसॉफ्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो क्या हो गए, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए इसमें, और अच्छा लग रहा है काम करके। अमेजिंग। तो एक वो चीज़ होती है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर विद, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे जैसे तुम अपनी सराउंडिंग्स चेंज करते रहते हो, तुम्हारा और मोटिवेशन मिलती रहती है कि यार अब मेरे को इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर जाना है। तो वो तुम देख सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम HP नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट। काफ़ी सही। तो चैतन्य, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपने लाइक पीसीबी पढ़ी, आपने कभी मैथ्स पढ़ी नहीं 11th-12th, मतलब 10th तक पढ़ी, 11th-12th में नहीं पढ़ी, बट इंजीनियरिंग में अच्छी खासी मैथ्स होती है, राइट? आपकी लाइक बायोटेक जो आपने किया था उसमें थी इतनी बायो साइंसेस? हाँ, वो बायोसाइंसेस में मैथ्स थी हमारी, बट वही है कि इतना मुश्किल नहीं थी कि जितना बाकी ब्रांचेस को होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को इतना मुश्किल नहीं होता मैथ्स। बट लाइक प्रोग्रामिंग के लिए यू नीड मैथ्स, मतलब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो वो सीखने में डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि आपने 11th-12th में इतनी मैथ्स करी नहीं थी? हाँ, प्रोग्रामिंग के लिए जो लॉजिक बिल्डिंग होती है वो मैथ्स से ही आती है, तो मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। बट वही सीन है कि अगर देखो, वो तब अगर हमने नहीं किया मैथ्स, लॉजिकल बिल्डिंग तब नहीं हुई, तो बाद में नहीं होगा इसकी कोई नहीं है ना। हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो मैंने करके बताया भी है। तो वो सिर्फ समय का मैटर है, टाइमिंग का मैटर है, कब कर रहे हो। बहुत सारे लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक में कर लेते हैं कि वो मैथ्स जो लॉजिकल बिल्डिंग होती है, मैंने बीटेक के बाद करी है, बस वही सी। काफ़ी सही। तो वो जर्नी कैसी थी आपकी, लाइक फ्रॉम अ पीसीबी बैकग्राउंड टू क्रैकिंग वॉलमार्ट? वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वो आपको कैसे लगा कि प्रोग्रामिंग यार एक चीज़ है जो मेरे को करनी है, मतलब कोडिंग में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है? वो कैसे डेवलप हुआ? हाँ, जब मैं बीटेक थर्ड ईयर में था, तब मैं देख रहा था कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं एग्जैक्टली कोई भी बीटेक के बंदे को। तो उस वक्त मुझे पता चला कि आईटी में ना, नॉट ओनली एन आईटी, मतलब ये सॉफ्टवेयर में अगर अच्छा स्किल है आपके पास,
कोई भी स्किल हो, या तो डेटा साइंस हो, या तो मशीन लर्निंग हो, या तो डेवलपमेंट हो, स्पेशली मतलब कोडिंग का स्किल हो आपके पास, तो आप अच्छी तरह यहाँ पे सेटल हो सकते हो और आप अच्छा इम्पैक्ट भी कर सकते हो वो कोडिंग स्किल से। तो मैंने शुरुआत की एक मशीन लर्निंग कोर्स लेके, एंड वहाँ से मैंने पाइथन सीखी। उसके बाद वैसे शुरुआत करके मैंने इंटर्न जैसा काम करके फिर फुल टाइम मशीन लर्निंग का रोल पे काम किया था 1 साल। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और आई हैड टू रिवैम्प माय होल थिंग। मुझे और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना था, बट क्योंकि एक चीज़ बताओ कि लाइक वो मशीन लर्निंग की जॉब कैसे मिली आपको, क्योंकि आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो, तो गेटिंग द फर्स्ट जॉब वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। डिफ़िकल्ट बहुत छोटी वर्ड है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ बैकग्राउंड भी वो नॉन आईटी सीएस का है, तो रिक्रूटर्स भी इतनी जल्दी शॉर्टलिस्ट भी नहीं करते। तो वो मैंने कोर्स किया और मैंने थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे मशीन लर्निंग के, जो भी कैगल से या तो वहाँ से थोड़ा रियल टाइम मैंने भी किया एक चैटबॉट डेवलप करना। तो वहाँ से क्या हो गया, लोगों को, रिक्रूटर्स को पता चला कि ऐसे कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, खुद से किया मैंने। तो जब खुद से करते हो ना तो दिख जाता है वो। तो इसीलिए एक रिक्रूटर गेव मी चांस और वहाँ से मौका मिला। बस वहाँ से शुरुआत हुई। आई वुड लाइक टू थैंक माय फर्स्ट कंपनी, बिकॉज़ सब लोगों को थैंक करना होता है। फर्स्ट कंपनी इज़ लाइक दैट व्हाट वेव्ड यू द पाथ। तो ऐसा क्या हुआ ब्रेक के बाद कि आप एक एसजी3 की तरह काम कर रहे हैं वॉलमार्ट में? ब्रेक लेने का इरादा इतना एक्चुअली नहीं था, बट जब मैंने थोड़ी चीज़ें डिपेंडेंसी जब पढ़ना शुरू किया, या तो कंप्यूटर साइंस के डिपेंडेंसीज होते हैं, जब काम करते होते ना तब और एक्सप्लोर करते हो और पता लगता है। तो तब मुझे पता चला कि मेरी ना स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग हुई नहीं, तो मुझे स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग करनी है, और वो काम करते करते शायद ना हो पाएगा उतनी अच्छे से, क्योंकि मुझे फ्रॉम द स्क्रैच से शुरू करना होता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ब्रेक लेते हैं, और शिद्दत से पढ़ते हैं और डिसिप्लिन से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और ख़त्म कर दिया। बिकॉज जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करते हो ना, ये देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक कोई भी कंपनी में फ़र्क यही होता है कि स्किल की फ़र्क नहीं होती, इट्स अ परफेक्शन द स्किल। तो परफेक्शन के लिए ना थोड़ा टाइम देना होता है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। तो वो मैंने रियलाइज़ कर लिया और मैंने जॉब ब्रेक लिया। तो ये स्किल परफेक्शन के लिए मैं देख रहा था कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ाता है, या तो कहाँ से मैं सीख सकता हूँ ये कोर्सेज़ क्या क्या है। तो इस दौरान मुझे स्केलर का पता चला और मैंने स्केलर का थोड़ा रिसर्च भी किया कि क्या सिखाते हैं और क्या वो मार्केट के स्टैंडर्ड के अनुसार है कि कम है कि ज़्यादा है। तो वो मुझे रिसर्च करा और मुझे पता चला स्केलर इज़ मोर देन अप टू द मार्केट। सो यार चैतन्य, एक बात बताओ मेरे को कि आपने मशीन लर्निंग वाला कोर्स किया, आपने मशीन लर्निंग में जॉब करी थोड़े टाइम, बट उसमें इतना डीएसएलगो वगैरह जनरली नहीं यूज़ हो रहा होगा। फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग एक्चुअल डीएसएलगो वाली चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया? हाँ, एक्चुअली सीखने से पहले क्यों सीखना, वो एक Right, ज़रूरी right. सवाल है। क्योंकि जब मैं कर रहा था प्रोग्रामिंग इन मशीन लर्निंग, तब मेरी प्रोग्रामिंग जो कोडिंग स्किल होती है ना, उतनी एक्यूरेट नहीं थी, या तो इतना एफिशिएंट कोड नहीं लिख पाता था। तो वो डिफरेंस मुझे पता चल गया कि एक क्या बोलते हैं, एफिशिएंट कोड में और नॉन एफिशिएंट कोड में क्या क्या फ़र्क होता है। तो उसीलिए मैंने रिसर्च किया कि एफिशिएंट कोड जो लिखते हैं ना, मैंने बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब में, स्टैक ओवरफ्लो, तो उनका कोडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। वही जो लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मुझे पता चला ऐसे कोडिंग स्टाइल के लिए मुझे सीखनी होती है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इतना यूज़ नहीं करते, तो क्यों इंटरव्यू में इतना स्ट्रेस करते हैं। Right. मेरी उनसे एक ही है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जब आप सीखते हो ना, आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं सीखते, आप कोडिंग सीखते हो। ठीक है, आपका कंटिन्यूस कोडिंग कैसी होती है, कोडिंग स्किल इंप्रूव होती है, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या तो लूपिंग हो, या तो वेरिएबल नेमिंग हो, या तो मेथड्स हो। Right. मेथड्स कैसे लिखते हैं एफिशिएंट वे में। सो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोडिंग पढ़ रहे हो, कैसे एफिशिएंट कोड लिखते हैं। क्योंकि आप जब कंपनी में जाते हो ना, तो वही कोड लिखोगे, बट वही सीने कि वो बार बार लिखोगे। वही यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम का लिखोगे, या तो इंटरव्यू में एक प्रॉब्लम, बट वही सीने कि वहाँ पे 100-200 प्रॉब्लम। अब एपीएस डेवलप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोडिंग ही नहीं कर रहे हो, वहाँ पे भी तो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो ये कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ये प्रोसेस में ये सब सीख। एग्जैक्टली। सो मतलब ऑनेस्टली जब तुम किसी भी कंपनी में जाते हो ना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मतलब दूसरों का कोड रीड करना पड़ता है, दूसरों का कोड रिव्यू भी करना पड़ता है अपना। मतलब जैसे राज कर रहे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा कोड रिव्यू करना पड़ता होगा, सीनियर पोजीशन में है। तो अगर किसी जूनियर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वेरिएबल्स ही अच्छे से नेम नहीं है या फिर कुछ भी है, तो वो समझ ही नहीं आएगा। बेसिकली कोड को सस्टेनेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो, आप एक सिंगल कस्टमर के लिए नहीं काम कर रहे होते हो, आप एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा या लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस के लिए काम कर रहे होते हो।
तो उस टाइम पे अगर आपका कोड ऐसा है कि ठीक है, मतलब नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस इंडस्ट्री, सब लोग जो है 2 साल 4 साल 6 साल में जब भी आप या तो आप उस टीम को छोड़ देते हो या उस कंपनी को छोड़ देते हो, तो किसी और को आपके शूज़ पे आके वो काम करना पड़ता है। तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं किया है तो आप मतलब आपको ये लग सकता है कि ठीक है, मैंने तो लिख दिया, मैं तो चला जाऊंगा 2 महीने बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप भी कहीं जा रहे हो, अगर उसने भी ऐसा ही सोच लिया तब तो आपको भी वही दिक्कत वही का सामना वही करना वही पड़ेगा। यही चीज़ है कि कोई और तुम्हारी जगह पक्का आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, एंड उसको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एंड कई जो मेरे दोस्त अभी काम कर रहे हैं वो लेगेसी कोड पे काम कर रहे हैं, 10-10 20-20 साल पुराने। अब उनको 1-1 महीने लग जाते हैं कई बार वो इश्यू सॉल्व करने में कि यार ये लिखा क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी इनिशियली तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, इतनी ज़्यादा पैराडाइम्स वगैरह नहीं थी, कोड क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते थे स्टार्टिंग में। तो वो बस लिखा हुआ है, वो चल रहा है, उसको छेड़ते हैं तो वो मैं यही बात बोल रहा हूँ ना, यही है अंतर एक स्ट्रक्चर्ड वे में और अनस्ट्रक्चर्ड वे में। Right. ठीक है, जो भी काम कर रहे हो ना, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में करते हो वो लॉन्ग रन में बहुत बहुत टिकेगी। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि मुझे एक और बात भी, मतलब मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ये लो लेवल डिज़ाइन होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपके एक प्रोग्रामिंग स्किल, कोडिंग स्किल इंप्रूव करती है। तो लो लेवल डिज़ाइन उसका एप्लीकेशन कि आप कैसे उसको यूज़ करोगे आपकी कोडिंग स्किल को। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, एक एक पैटर्न का क्या वैल्यू है। आप एक रेस्ट एपीआई लिखते हो तो बोलते हैं रेस्ट एपीआई तो डेवलप करते हो, जब कंपनी में जाता हूँ मैंने कहा रेस्ट एपीआई डेवलप करते हैं, रेस्ट एपीआई में डेटा स्ट्रक्चर होती है, लो लेवल डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन पैटर्न होती है, बहुत सारे चीज़ें होती है। यार एक मेथड लिख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हो। मुझे एक मेथड बताओ आप कंपनी में लिखो जिसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज़ ना हो और डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल ना हो। ये सब इस्तेमाल किए बिना एक एपीआई नहीं लिखा जाता। तो यही है, दैट इज़ द रीज़न बिग कंपनीज जो होती है ना, इन पे फोकस करते हैं। अगर आप ये फंडामेंटल में स्ट्रांग हो ना, आप कोई भी मेथड घुमा फिरा के किसी भी तरह कोई लिख भी सकते हो। लैंग्वेज, जैसे राज से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने डॉट नेट पे कभी काम नहीं किया था, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट पे काफ़ी काम करता है, मैंने स्विफ्ट पे कभी काम नहीं किया था। ठीक है, जब मैंने ज्वाइन करी थी तो दे गिव 15 days 1 month, उसके बाद मैंने कोड करना स्टार्ट किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती, अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये सब तो तुम काफ़ी जल्दी अडाप्ट कर जाते हो। ट्रू। और जब आप इंटरनल्स जानते हो डेटा स्ट्रक्चर का, तो आपको पता है कि कौन सी लाइब्रेरी अगर मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे आप सीधे बोल देते हो कि ठीक है ऑर्डर ऑफ 1 होगा, और आप सीधे जो है अरेज डॉट सॉर्ट लगाते हो, तो आपने तो सीधे अरेज डॉट सॉर्ट स्टेटमेंट लिख दिया। आपको लगता है कि ऑर्डर ऑफ 1 में जो है सारा काम हो जाएगा, और आपको लगता है कि ठीक है, हम जनरली जब हम इंटरव्यू में देते हैं या इनपुट्स देखते हैं 10 रिकॉर्ड 20 रिकॉर्ड रहते हैं, लेकिन जब उसको जो है एक स्केल पे आप टीबीज ऑफ डेटा जब उसको प्रोसेस करना होता है, अरेज डॉट सॉर्ट आप वहाँ पे यूज़ करते हो। अगर आपको नहीं पता कि इंटरनली वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा है क्या है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने जो जिस टाइप का डेटा दिया उसके लिए कौन सा सॉर्ट मुझे यूज करना चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी वो उसको यूज करना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर जानना उस सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है। राइट। अगर तुम्हें पता ही नहीं सॉर्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तुमने एन स्क्वायर वाला लगा दिया, वो इतना सारा डेटा है वो चले ही जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। यही बात है, मतलब अभी बोल रहे थे कि जब लार्ज स्केल पे काम करते हो ना, आपका लेटेंसी बढ़ जाता है। अगर आप एक एफिशिएंट कोड नहीं लिखते हो तो उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। इतने स्केल में मतलब रेवेन्यू भी बहुत हिल जाता है। राइट। तो इस यही अंतर है कि जब बिग टेक कंपनीज होती हैं उनके रेवेन्यू जो है हमारी कोड के ऊपर बहुत निर्भर है। तो यार जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ रहे हो तो रटना मत सीखो प्लीज़। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन राज के लिए है, लाइक यू वर वर्किंग एट VMware व्हेन यू शिफ्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट, राइट? एंड VMware इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, काम भी काफ़ी अच्छा है, बट क्या रीज़न था कि आपने VMware से लाइक एक स्विच लिया एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट गए? ओके, सो उसके 2 रीज़न हैं बेसिकली। मतलब एक, VMware जैसा आपने बोला कि बहुत अच्छा कंपनी है, एम्प्लॉय पर्क्स की बात करो, काम हैं बहुत सारी टीमों में काफ़ी अच्छे हैं। अनलकीली मेरे पास उतना अच्छा काम नहीं था वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था। मतलब ऐसा ख़राब नहीं था, बट ठीक है, मतलब सम पॉइंट इन टाइम आपको लग रहा था कि 3 साढ़े 3 साल हो रहा था, ये लग रहा था कि स्केल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, मेरी जो स्किल्स हैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो स्टेल हो रही हैं धीरे धीरे। तब लगा कि नहीं, कहीं और देखना है। प्लस जैसा मैंने पहले बोला कि एक ये होता है ना कि आप कहीं पहुंचना चाहते हो, वो था हमेशा से। मतलब एक छोटे से Tier 3 कॉलेज जिसको कहते हैं, तो वहाँ से आके वहाँ पे एक मतलब ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है आपको, तो वो लेना था। लगा कि अगर मेहनत करते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था माइक्रोसॉफ्ट तक जाने के लिए। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आपने अपना VMware में अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट वो क्लिकिंग पॉइंट कौन सा था कि यार अब मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अब मेरे को दूसरी कंपनीज क्रैक करनी है? पढ़ने का शौक मुझे हमेशा से है बेसिकली। जैसे VMware काफ़ी ज़्यादा लर्निंग सपोर्ट करता है, तो इससे पहले मैंने
बाहर से ये IIT बैंगलोर से AIML का कोर्स किया था साल भर का, तो वो 1 साल कॉलेज में, क्योंकि बीटेक के बाद मुझे एक्चुअली एमटेक करने का मन था पर वो मैं कर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस। जॉब करना स्टार्ट किया तो पढ़ने का मन हमेशा से था, तो लगा कि वो हो गया। देन उसके बाद लगा कि और कुछ पढ़ते हैं, और जब ये सब पढ़ते पढ़ते ये लगा कि ठीक है अब कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या और कर सकते हैं। तो एक चीज़ था इस समय कि सिस्टम डिज़ाइन, इंटरव्यू में आप कहीं भी जाओ, 9 साल हो रहा था एक्सपीरियंस, तो ये लगा कि वो पढ़ना ही है। तो कहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे स्केलेबल प्रोडक्ट में काम करने का बहुत मन था जो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो वो एक कारण था। फिर मैंने जो एक्सप्लोर किया कि ठीक है क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे जो ये कराते हैं बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन एंड अदर थिंग्स। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ठीक था मेरा, मैं VMware में भी गया था तो वो सब क्रैक करके गया था, बट उतना अच्छा नहीं था। बेसिकली हर एक पार्ट अच्छा नहीं था। आप कहीं से पढ़ोगे तो ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, वो सारा कुछ है। तो मैंने सोचा कि ठीक है एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम लेते हैं जो मुझे एक सारा कुछ, क्योंकि पढ़ना सब कुछ आपको है लेकिन सोर्सेस आप क्या चूज़ करते हो जो आपको मोटिवेटेड रख सके। तो वो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए। तो तब मैंने जो है स्केलर को ऑप्ट किया, और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है उसने काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में। तो वो 6 महीने मैंने लिए, लगा कि नहीं अब पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। 6 महीने तक कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि हर बार वैसा ही होता था कि 1-2 महीने की प्रिपरेशन, देन इंटरव्यू देना, हो जाना और निकल लेना। लेकिन इस बार लगा कि नहीं ये करते हैं, तो वो एक काफ़ी हेल्पफुल था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ थी कि लाइक अपस्किलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लाइक 8 साढ़े 8 साल का एक्सपीरियंस था, बट ही वाज लाइक कि मेरे को सिस्टम डिज़ाइन सीखना है, ठीक है। वो एक चीज़ है कि आई एम नॉट दैट गुड एट इट एंड मेरे को उस पर काम करना है। तो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स कि यार मेरे को कहीं ना कहीं सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कोई कोर्स ही करना है, कुछ भी करना है, यू कैन लाइक एक्सप्लोर एनीथिंग एवरीथिंग, बट अपने आप को अपस्किल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, आपने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए, आपने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया, तो यू कुड हैव गॉट रेफरल्स डायरेक्टली, आप मतलब खुद पढ़ के कर सकते थे अप्लाई, बट व्हाई डिड यू चूज़ अ कोर्स? ओके, बेसिकली कनेक्शंस ऑब्वियसली अच्छे थे मुझे। VMware में जब आप काम करते हो तो आपको कॉल्स की कमी नहीं होती है। बेसिकली बीट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, तो वो लोग आपको कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट करते रहते हैं कि आपको इंटरव्यू देना है, क्या इस टीम में ओपनिंग है, उस टीम में ओपनिंग है। पर एक चीज़ था कि जैसा मैंने बोला कि हमारे कॉलेजेस में या इससे पहले जो है एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम उतना डीप नहीं था। 8.5-9 साल हो रहा था, तो सिस्टम डिज़ाइन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं जनरली लीड पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वो सब के लिए आपको सिस्टम डिज़ाइन जानना ज़रूरी है। तो ये लगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है मुझे, जो डेली मुझे बता सके कि हाँ अब मुझे ये पढ़ना है, ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये चीज़ें उस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेट्स से कुछ टॉपिक्स थे मेरे जो बहुत वीक थे। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिकर्सन की, स्पेसिफिकली डीपी, ग्राफ, वो मैंने कभी टच भी नहीं किए थे क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कभी। पर आप जब एम करते हो कि आपको गूगल जाना है, माइक्रोसॉफ्ट जाना है, फेसबुक जाना है, तो कई बार केसेस ये होता है कि वहाँ से स्टार्ट होते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो वो सब पढ़ना है जब आपको, और ऐसा नहीं कि चलो 4 क्वेश्चन उसके रट लिए हैं और उससे निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं। वो घुमा फिरा के जो है आपको वो कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे। तो तब लगा कि नहीं यार, एक अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जहाँ पे 2 चीज़ें मुझे चाहिए थी। एक मेंटरशिप, वो ज़रूरी होती है कभी भी आपको अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आप किसी को एम करते हो। आप सबके एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है तो सचिन तेंदुलकर को एम करके चलता है। तो एक मेंटर जो आपको उस लेवल का बता सके कि हाँ आपको अब ये करना है, वो एक चीज़ मुझे चाहिए थी। दूसरा कि कब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो तब मुझे लगा कि अगर कोर्स होगा, क्योंकि बाकी सब भी ऑब्वियसली यूट्यूब में या आप कहीं भी आजकल कंटेंट क्रिएशन काफ़ी बढ़ गया है, आप हर चीज़ पढ़ सकते हो। पर आप एक क्वेश्चन देखते हो, आपको सजेशन दूसरा मिलता है, आप सीधे उसमें जंप कर जाते हो। तो मे बी वो जो बीच का गैप है वो आप मिस कर देते हो, और हो सकता है इंटरव्यू में आप वहीं उस बीच के गैप से ही कुछ निकालना था। तो लगा कि नहीं, ये कोर्स लेना काफ़ी ज़रूरी है। तब मैंने जो है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए, काफ़ी सारा था। पर जब मैंने इंस्ट्रक्टर्स देखे कि कौन पढ़ा रहा है, तो मुझे स्केलर के बारे में पता लगा कि नहीं, मतलब इसमें जो एक्चुअली इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वहाँ से हैं जहाँ आप जाना चाहते हो, तो वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे।
तो वो एक मतलब मेजर ट्रिगर पॉइंट था चूज करने का एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स। गॉट इट। यहाँ पे राज ने काफ़ी अच्छी बात करी कि जैसे जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, फेसबुक हो गई, जो भी बिग नेम्स हैं, उनमें तुम्हारे बेसिक्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जाता है, बेसिक्स पे हिट करते हैं। अगर तुम्हें रिकर्जन नहीं पता, अगर तुम्हें डीपी नहीं पता, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे शायद। वो बेसिक्स जो है, वो बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो हाँ, मतलब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, बेसिक्स को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद तुम सिस्टम डिज़ाइन हो गया, कोई डेवलपमेंट हो गई, वो सब ठीक है, बट वो बेसिक या रिकर्जन क्या होता है, अगर वहीं पर अटक गए तो फिर आगे बढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चैतन्य, आपने लाइक स्केलर को चूज़ किया था, बट आपके लाइक हैदराबाद, आप हैदराबाद से हो, तो हैदराबाद में बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बट वाई डिड यू चूज़ एन ऑनलाइन कोर्स? हाँ, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, मतलब ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं ऑनलाइन। तो यही है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जो होता है ना, वो वहाँ पे वो सिर्फ पढ़ाते हैं, और जो फंडामेंटल्स में अभी जो बात कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें बहुत फंडामेंटल होती हैं, ये सब उतनी अंदर तक नहीं पढ़ाते। ये फ्रेमवर्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस चलती है। फ्रेमवर्क तो मुझे लगता है कि गिवन सम टाइम लाइक 1 महीना दो या 1.5 मंथ दो, तो पिकअप कर लोगे फ्रेमवर्क। अगर एक बार तुमने फ्रेमवर्क पिक कर लिया ना, तो काम करते करते सीख जाओगे फ्रेमवर्क। बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एंड ये डिज़ाइन पैटर्न जो होती है ना, ये फंडामेंटल्स है, इस पे ज़्यादा फोकस देनी होती है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन ही है वो सब। सो एंड ऑफ द डे वो फंडामेंटल्स कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छे से सिखाता है, उस पर फोकस करना होता है। तो मैंने वो रिसर्च में मुझे पता लगा कि स्केलर में फंडामेंटल्स बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है। एंड एक और बात भी है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में यही है कि स्केलर में जो है ना, ये ऑनलाइन है, जैसे आपने बताया था। तो यहाँ पे मैंने देखो, हम कोई भी प्लेटफॉर्म अगर चूज़ कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं, या तो कोई भी हो, तो हमें उन्हीं से या तो इनपुट्स लेने होते हैं, या तो उन्हीं से हमें टीचिंग लेनी होती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहाँ तक गए हैं और उन लोगों को रास्ता पता है, दिक्कतें पता हैं, तो ये सब होती हैं। तो मेरी एक है मेरी जर्नी में भी बहुत दिक्कतें हैं, बट वही है कि आप कितने शिद्दत से करते हो, वो बहुत मायने में रखता है। तो अगर ज़्यादा शिद्दत से आप काम करते हो, तो दिक्कत थोड़ी कम होती है। तो ये, और मैंने यहाँ पे स्केलर में इंस्ट्रक्टर्स देखे हैं कि जो लोग तो ऑलरेडी अचीव्ड हैं, तो वो लोग सही तरह से गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्केलर ऑप्ट किया था। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बस सक्सेस ही है पूरे टाइम पे। आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, ऐसे तो नहीं है कि आपने सभी ही क्रैक करे होंगे, राइट? तो राज, मतलब आप थोड़ा बताओगे कि कुछ आपकी लर्निंग्स हो कि आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए होंगे, आपने बताया था कि 7-8 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करी हैं, बट ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ नहीं भी करी होंगी, राइट? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब सब कुछ हैप्पियर पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं होता है। तो जब मैंने जैसा मैंने बताया कि मैंने 6 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई, मैंने कोर्स किया, सब कुछ ठीक था। अब मुझे लगा कि अब इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करना चाहिए, तो दिया, और DSA एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स, हाई लेवल डिज़ाइन, ये सारा कुछ अच्छा हो गया था। पर उसके बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में सिर्फ इसी के बेस पे नहीं होता है। एक अच्छी स्टोरी आपको चाहिए होती है टू सपोर्ट योर बैकग्राउंड, जो भी आप इनपुट देने वाले हो। तो उस टाइम पे हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक में 3 से 4 रिजेक्शन, सब लास्ट राउंड तक पहुंच के, और अच्छे नाम्स थे उसमें। वालमार्ट था, देन सेल्सफोर्स था, जीटा को मैं बहुत एडमायर करता था हमेशा से, तो जीटा था, तो ये सब से पेपल था। तो इन 4-5 कंपनियों से लास्ट राउंड में 5-5 राउंड 6-6 राउंड इंटरव्यू देने के बाद रिजेक्शन। तो वो एक काफ़ी अलग टाइम था। लगा कि यार, मतलब यहाँ नहीं हो पा रहा है, जो मैं एम करके चल रहा हूँ वो कहाँ से होगा। पर फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी बदली, मतलब वो सारा तो मेरा स्ट्रांग था ही। ये लगा कि चूँकि मैं सीनियर पोजीशन पे जा रहा हूँ, तो मुझे अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देखना है कि ठीक है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, क्या है, और अपनी जो मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एक अच्छी सी कहानी कैसे बनानी है जो मैं सुना सकूं इंटरव्यू में कि हाँ, मैंने ये किया है, मुझे ये भी आता है। भले ही मैंने वो पढ़ के किया था, मतलब मे बी आप हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ करने को मिले। अगर आप पढ़ के भी कर सकते हो, आपको पता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे आप जा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। तब मैंने फिर स्टार्ट किया। 2 हफ्ते मैंने पॉज लिया वहाँ पे, 2 हफ्ते मैंने वो स्टोरी बनाई, सारा कुछ उसमें फ्लुएंसी लेके आया कि हाँ अब ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद तो इट्स ऑल द पार्ट, मतलब स्टार्टेड विथ ओरेकल, टेस्को, इंट्वीट, अरिस्टा नेटवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। सो या फिर तो सब बनता ही चला गया। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में ये सारे ऑफर्स जो हैं प्लेस होते गए। ठीक है, हमने राज का सुन लिया कि क्या था उनका पूरा स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही सक्सेस मिली, थोड़ा फेलियर, फिर अपने लाइक गो थ्रू करना है कि क्या चीज़ें गलत कर रहे हो, वो चीज़ें सुधारो, एंड फिर
अपने ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सुंदर पिचाई भी बोलते हैं कि यूज़ फेलियर एज ऑनर ऑफ बैज। तो अच्छी है फेलियर एक्चुअली, मुझे तो अच्छी लगती है क्योंकि मैंने बहुत सीखा है उससे। ट्रू, मतलब जस्ट टू ऐड दैट, मतलब सही बात है। अगर शायद मेरे पास, जैसा मैंने नाम लिया शुरू में, वॉलमार्ट या पेपल से ऑफर आता तो मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल सोचता ही नहीं शायद में भी। तो वो है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि लाइक स्केलर का कोर्स एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट व्हाई डिड यू चूज दैट ओवर एनी अदर कोर्स? सो बेसिकली एक चीज़ है कि जब आपको पढ़ाने वाला, बेसिकली दे आर चार्जिंग फॉर क्वालिटी। तो जब आपको पढ़ाने वाले जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक से आएंगे, सो दे ऑल्सो चार्ज देयर फीस। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएटर हो जाता है। आप बाकी जगह जाते हो तो आपको वो बंदे हैं जो सिर्फ स्टडीज़ में ही हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी उनका थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली उस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं जहाँ आपको पहुँचना है, तो वो चार्ज ऑब्वियसली बढ़ जाता है। देखो जैसे आपने पूछा कि स्केलर कोर्स महंगा है, कि ये महंगाई जो है ना, ये बहुत रिलेटिव टाइम है। मैं देखता हूँ आप किस नज़रिए से देख रहे हो। मैंने इस नज़रिए से देखा कि क्या महंगा है, मेरा करियर, मेरे 20-25 साल का करियर, या ये कोर्स का फ़ीस। तो अगर मैंने उस मायने में देखा, उस नज़रिए से देखा, तो ये बहुत कम है। बिकॉज़ मुझे अपने 20-25 साल का करियर बहुत महंगा लगता है, क्योंकि ये पैसे मैं बहुत कम वक्त में मैं निकाल सकता हूँ वापस। तो वो नज़रिए से है। जो कोई भी, अगर मैं, बहुत सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं अलग अलग फ़ीस में। वही है कि अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी लोगों से ही पढ़ाना होता है, या तो क्वालिटी लोग जब पढ़ाते हैं तभी वो क्वालिटी आती है। और उनका टाइम जो होता है ना, वो भी महंगा होता है। तो ऐसा नहीं कि वो आके मुफ्त में पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनका टाइम का वैल्यू ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। प्लस मेंटरशिप एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्केलर का। अगर आप देखो तो अब, और जो मेंटर्स होते हैं वो एक्चुअली वहीं से होते हैं, न सिर्फ इंस्ट्रक्टर बल्कि मेंटर्स भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। देखो तो जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं या फेसबुक में काम कर रहे हैं, तो अगर वो अपना टाइम आपको 1 घंटे 2 घंटे भी देते हैं तो वो चार्ज करते हैं उसके लिए ऑब्वियसली। तो वो एक प्राइस पॉइंट पे इम्पैक्ट डालता है। पर हाँ, उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को अपने मेंटर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कैसे एक प्लान स्ट्रेटजी बनानी है, प्लस एक टाइम होता है जब, जैसा हमने बात किया कि एक फेल्योर का टाइम, तो दे आर द पीपल जो आपके पीछे हमेशा खड़े रहते हैं कि ठीक है आप ये कर लो, ऐसा कर लो, या आप उनकी स्टोरीज सुनते हो। मतलब आप ऐसे दूसरों की सिर्फ बातें सुन रहे होते हो कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था, इसके साथ ऐसा हुआ था, बट इस केस में आप जानते हो उस बंदे को, उसके साथ आपने 20 घंटे 25 घंटे स्पेंड किया है। आप जब वो बताता है कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो आप रिलेट कर पाते हो। तो वो एक पॉइंट है वहाँ पे। ग्रेट। और मुझे भी लगता है कि देखो कोर्स ना, कोर्स की नज़रिए से मत देखो ये जर्नी में ना आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे। आपको जब कोई भी डिसीजन लेते हो तो बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, तो बहुत सारे मायने में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या किस चीज़ की क्या अहमियत है, वो सब चीज़ें ना ये जर्नी में आपको पता लग जाएंगी कि कैसे ट्रांजिशंस करते हैं, या तो ट्रांजिशन पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों करने हैं, क्या क्या इंडस्ट्री के, मतलब एक इकोसिस्टम समझ आ जाएगा आपको कि कौन से एरियाज़ होते हैं, ये क्यों इतना इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ना है, LLD करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, सो जो ना आप जर्नी में ही सीखते हो। राइट। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और वो पैसा तो एक्चुअली एक सिंपल जंप में ही एक ऑफर आपके पास आया और वो कवर हो जाता है ऐसे भी। तो वही मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये जर्नी में बहुत कुछ मिलता है। और मुझे ये भी पता चला कि देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और या टेक्निकल नॉलेज होने से ना पूरी काम नहीं बनती। टेक्निकल नॉलेज फिर भी मेजॉरिटी पार्ट ओन करती है, बट देखो चीज़ें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने की होती है। तो ये जो फेज़ है ना, वो डॉट्स कनेक्टिंग की फेज़ है। तो दैट्स वन पॉइंट, वो मुझे भी समझ आया। और कमिंग टू मैंने बताया कि कौन इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे, टीचिंग असिस्टेंट्स की भी वही बात है। मतलब जो लोग आपको पढ़ाते हैं ना, तो उनकी कैपेबिलिटी है जिन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया है। तो दैट इज़ द रीज़न। बहुत सारे फैक्टर्स थे जो ऑन ए पॉजिटिव साइड। एंड ऑफ द डे आपको भी बहुत मेहनत करनी होती है, वो आप याद रखना। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई भी कोर्स। तो अब लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, लाइक अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन किया है, या फिर और अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सजेशंस या टिप्स हो तो? सो 2 चीज़ें हैं। एक, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरा आप एक्सपीरियंस हो गए हो काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि 8 साल था मैं। तो दोनों
एक अलग फेज़ है दोनों का। Right. अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, मैं ये नहीं कहता कि उसका काम क्या है क्या नहीं है, पर हाँ, आपको अगर लगता है कि कैपेबिलिटी है, और अगर आप वहाँ पे हो भी, तब भी अगर आप कुछ सीखते हो तो वो आपके वर्क में रिफ्लेक्ट करता है, आप वहाँ भी अच्छा ग्रो कर सकते हो। Right. तो एक चीज़ है कि अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, और एक चीज़ तो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर हो, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ पे, तो आपको एक वोकेबलरी या आपको अपनी डिक्शनरी बनानी होती है जो आप लॉन्गर टर्म में आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए लेके जा सको। अगर आप अभी मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो आप वो सीढ़ियाँ बहुत जल्दी चढ़ सकते हो। जैसे मुझे 8-9 साल लग गए वो सीढ़ियाँ चढ़ने में, अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो जल्दी पहुंच सकते हो वहाँ पे। Right. तो अगर आप 8-9 साल से हो इंडस्ट्री में, आपको बहुत सारा चेंज आ रहा है इंडस्ट्री में। आप अगर देखो तो पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। जो कोड हम आज से पहले लिखते थे 6 साल पहले, 5 साल पहले, अभी एक नया बंदा आता है वो अलग लेवल का कोड लिखता है, आपको उनसे भी मैच करना है। मैं मानता हूँ कि आप एक्सपीरियंस है, आपको मोर रिव्यू साइट पे जाना है, डिज़ाइन साइट पे जाना है, बट आपको वो सारी चीज़ें भी कवर करनी होती हैं। तो अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, अपस्किल्ड रखते हो बेसिकली, तो वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। कल को आपको नई चीज़ें मार्केट में आप आ रही हैं, आप इंजीनियरिंग मैनेजर बनते हो या लीड बनते हो, तो वहाँ पे वो सब आपको हेल्प करेगा, ताकि क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना होगा, सबको साथ में लेके चलना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा सजेशन है कि आप हार्डवर्क तो करो ही, लेकिन अपस्किल हमेशा करते रहो। क्योंकि पहले था कि प्राइवेट क्लाउड में सारी चीज़ें डिप्लॉय हो जाती थी, अभी सब कुछ पब्लिक क्लाउड में है। पब्लिक क्लाउड में भी सारी चीज़ें बदल गई हैं। एज्योर का अपना वर्ड है, AWS का अपना वर्ड है। अब छोटी छोटी चीज़ों से लेके चलते रहो, GCP है तो वो अपनी दुनिया चला रहा है। तो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, और जब आप इतने एक्सपीरियंस पे होते हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये सब जानो। तो वो एक बहुत मेरा सजेशन है कि आप ये सब चीज़ें सीखते रहो। कभी भी आप 1-2 घंटे जो है दो, ताकि आप मार्केट ट्रेंड के साथ रह सको उस पे। हाँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ। मुझे बहुत सारे सब लोग पूछते हैं, मेरे दोस्त या सब कुछ, कि एकेडमिक्स ऐसे हैं और बैकग्राउंड ऐसा है। देखो, मैं एक ही बात मानता हूँ कि एकेडमिक्स जो है ना, वो एक हद तक डिसाइड करती है कि आपको 30 लाख की नौकरी मिले, 70,000 की नौकरी में 1 लाख की मिलेगी। बट वो टॉप 1% के लिए ना, वो एकेडमिक से डिसाइड नहीं होता, वो आपके अंदर जिगर कितना है उससे डिसाइड होता है। वो जिगर मैं कैसे बताऊँ, वो जिगर जैसा कैसा होना चाहिए कि आप 10 बार भी गिरो ना, 11वीं बार उठना है आपको। अब 20 बार भी गिरो, तो इससे डिसाइड होता है कि आप टॉप 1% में आते हो कि नहीं। एकेडमिक से टॉप 1% डिसाइड नहीं होता। तो बस वो एक स्टार देती है। तो आप ना एकेडमिक्स को देख के ऐसा ना हो, यार सिंपल सी लॉजिक है, आपने 4 साल किया है, वो 4 साल थोड़ी एकेडमिक्स थोड़ी आपकी 20, 25, 30 साल की कैरियर डिसाइड कर सकती है। तो आपके अंदर वो थोड़ा मोटिवेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद राज और चैतन्य, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल फॉर्म तुम फिल कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। यू कैन लाइक कनेक्ट विद देम एंड आस्क देम क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।